तुम बताओ दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? अमेज़न का ऑफिस, फेसबुक का ऑफिस या फिर यूएस गवर्नमेंट के पेंटागन का ऑफिस? एक टाइम पे यूएस गवर्नमेंट का पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में पेंटागन ऑफिस बिल्डिंग की चमक सूरत डायमंड बोर्ड्स के ऑफिस के सामने फीकी पड़ चुकी है। एसडीबी का ऑफिस 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंदर 4500 से भी ज्यादा ऑफिस हैं। ये सारे ऑफिस 9 टावर्स के बीच में कनेक्टेड है, जिनकी टोटल लेंथ 135 फ्लोर तक जा सकती है। और ये जो सूरत ट्रेडिंग बोर्ड्स की बिल्डिंग है 22 किलोमीटर के लंबे स्ट्रेच पे फैली हुई है, और ये एक अकेला इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईयर 2 लाख करोड़ का टर्नओवर इंडिया को दिला सकता है। और इस वीडियो में अपन समझेंगे सूरत डायमंड बोर्ड्स क्या है, इंडिया के डायमंड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, और फ्यूचर में डायमंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया के लिए कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। दराए नूर, निजाम डायमंड, ग्रेट मुगल डायमंड, कोहिनूर डायमंड, होप डायमंड, रीजेंट डायमंड और ना जाने कितने सारे अलग अलग डायमंड हमारी इंडिया की सिर्फ एक डायमंड माइन गोलकोंडा से निकाले गए और समय के साथ साथ चोरी हो गए। 1860 से पहले पूरे वर्ल्ड में इंडिया सिर्फ एक ऐसा देश था जिसके अंदर डायमंड मिला करते थे, और पूरी डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया की एक तरीके से मोनोपोली थी। इंडिया के स्पेसिफिकली गुजरात एरिया में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का मैसिव हब था। गुजरात की कई सारी फैमिलीज की कई सारी जनरेशंस डायमंड कटिंग और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। विद टाइम डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स को डेवलप की जो आज की डेट में उनका ट्रेडमार्क बन चुकी है। इंडिया का गोलकोंडा रीजन अकेले सिर्फ अपने डायमंड्स के लिए पूरे 2000 साल तक फेमस था, और इंडिया के और भी अलग अलग रीजन जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन एरिया से डायमंड एक्सट्रैक्ट हुआ करते हैं। इवन मुगल्स के टाइम पे भी इंडिया का डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस बहुत बड़ा था। कई सेंचुरीज तक डायमंड बिजनेस इंडिया में प्रिवेल किया। मुगल्स आए, इन लोगों ने बिजनेस को थोड़ा सप्रेस किया और बाहर लेके चले गए। ये सिलसिला कई साल तक स्मूथली चल रहा था। फिर इंडिया का ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाता है। अब ब्रिटिश कॉलोनीज हमारी डायमंड इंडस्ट्री के वर्थ और टशन को तबाह कर देती है। फिर ईयर 1860s में अफ्रीका में डायमंड्स मिलते हैं। अफ्रीका में डायमंड्स मिलने के कारण इंडिया में डायमंड्स का एक्सट्रैक्शन काफी ज्यादा कम हो जाता है, पर एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। अब अफ्रीका में डायमंड्स भले ही थे, पर अफ्रीकन लोगों के पास डायमंड्स को पॉलिश करना और उससे ज्वेलरी बनाने का एक्सपीरियंस और टेक्निक्स नहीं थी। दुनिया भर से रॉ रफ डायमंड्स इंडिया आया करते पॉलिशिंग के लिए, उनकी ज्वेलरी बना के उन्हें बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता। Leading Delhi's Viceregal Lodge is Lord Wavell, outgoing Viceroy. To the Governor General's bodyguard, Field Marshal Wavell bids farewell. During his term of office, Britain made the decision to leave India. Now it is for Indian leaders to decide the future of their country. यहाँ देश आजाद हो जाता है। प्राइमरी सेक्टर जैसे फार्मिंग और पोल्ट्री पे गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज और टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है, और जो इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री होती है उसका साइड बाय साइड मॉडर्न डे का रिवाइवल शुरू हो जाता है। देश भर के डायमंड मर्चेंट सस्ते में रफ डायमंड्स खरीदते और उन्हें मुंबई में पॉलिशिंग के लिए ले जाते हैं। इंडिया में डायमंड पॉलिशिंग का स्केल और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के साथ साथ सस्ती लेबर कॉस्ट डायमंड पॉलिशिंग बहुत ज्यादा लुक्रेटिव बना देती है बिजनेसेस के लिए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कई सारे मर्चेंट्स इंडिया में डायमंड पॉलिश करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने लगे। तो 1985 में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी डायमंड की रिजर्व मिलती है, और जो ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स होते हैं उनकी पॉलिशिंग के लिए मुंबई एक बहुत बड़ा हब बन जाता है। मुंबई यानी सपनों का शहर। कई सारे लोग वहाँ पे जॉब की तलाश में जाते हैं, जिस कारण लेबर्स के बीच में जो कॉस्ट होती है काफी हद तक कम हो जाती है। और मुंबई की पोर्ट से कनेक्टिविटी डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत इजीली फैसिलिटेट किया करती है, और इस कारण पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में मुंबई इंडिया का पहला डायमंड ट्रेडिंग का हब बन जाता है। और मुंबई में पहली भारत डायमंड बोर्ड सेटअप की जाती है। तो मैं बोर्ड्स वर्ड का मीनिंग देखना कमेंट सेक्शन में पिन है, उसको बाद में जाके चेकआउट कर लेना। 1980s के बाद मुंबई डायमंड पॉलिशिंग और ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हब बन जाता है, लेकिन साइड बाय साइड इस इंडस्ट्री की ओरिजिनल किंग का रिवाइवल शुरू हो जाता है। गुजरात के सूरत सिटी में कई सारे डायमंड कटर्स और पॉलिशर्स अपने स्केल पर डायमंड ट्रेडिंग को शुरू कर देते हैं, और सूरत में रह रहे वर्कर्स की जनरेशनल पुरानी डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग की स्किल उन्हें कंपटीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे देती है। अब 1990s के आसपास सूरत में डायमंड कटिंग का रिवाइवल शुरू हो जाता है, पर ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड रहती है, और आज की डेट में इसी इंडस्ट्री को कमर्शियलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए सूरत डायमंड बोर्ड्स आगे आ चुका है। વર્લ્ડમાં એચડીબી અને હીરા ઉદ્યોગનું કેન્દ્ર બનવા માટે કેર્ન જેમ્સ મુંબઈ સ્થિત ઓફિસ સંપૂર્ણ બંધ કરી 1500થી વધારે સ્ટાફ સાથે એચડીબીમાં સૌથી પહેલી ઓફિસ શરૂ કરી છે।
2015 में गुजरात की चीफ मिनिस्टर आनंदबेन पटेल डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी ड्रीम सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखती हैं। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट का बिल्कुल सिंपल गोल है सूरत को इंडिया का डायमंड हब बनाना। ड्रीम सिटी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात सूरत डायमंड बोर्ड का भी फाउंडिंग स्टोन को लेकर देती हैं और एक पूरे 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है जो मोटा मोटी 6 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए था। वैसे तो प्रोजेक्ट 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ कोविड प्रोजेक्ट 1 साल डिले हो जाता है। लेकिन 26 जुलाई 2023 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी SDB बिल्डिंग को इनॉग्रेट करते हैं। SDB बिल्डिंग खजोद विलेज में खड़ी की गई है और 22 अगस्त 2023 में इस बिल्डिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिगेस्ट ऑफिस का अवार्ड दे दिया गया था। SDB प्रोजेक्ट सूरत की अनऑर्गेनाइज्ड डायमंड पॉलिशिंग और कटिंग इंडस्ट्री को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता है और ये बिल्डिंग 5000 से भी ज्यादा डायमंड मर्चेंट्स को एक रूफटॉप के नीचे रखने में सक्षम है। अब SDB बिल्डिंग के अंदर एक कस्टम क्लियरेंस हाउस फॉर इंपोर्ट भी बनाया गया है जिसका सोल पर्पस है बाहर से आने वाले डायमंड्स को डायरेक्टली और स्मूथली कस्टम्स क्लियर करने में हेल्प कर दी जाए। अब डायमंड इंडस्ट्री में फाइनेंसिंग और स्टोरिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और SBD बिल्डिंग में इसका भी सोल्यूशन है। इस चीज को टैकल करने के लिए SBD की बिल्डिंग में कई सारे इंटरनेशनल बैंक और सेफ वॉल्ट्स की फैसिलिटीज है। अब मैंने तुम्हें ऑफिसेस के बारे में तो बता दिया था। SBD बिल्डिंग में ऑफिसेस के साथ रिक्रिएशनल एरिया, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स और पूरे इंडिया का सबसे पहला ज्वेलरी मॉल है जहाँ पे दुनिया भर के नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेसेस अपनी ज्वेलरी को रिटेल में प्रमोट और सेल कर सकते हैं। और इस बिल्डिंग में शॉप्स को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी दे रही है और ये इंसेंटिव्स रंग भी ला रहे हैं। मुंबई के कई सारे बड़े बड़े डायमंड मर्चेंट्स अपने वर्क स्पेस को मुंबई से सूरत ऑफिस में शिफ्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ SBD की जो प्रेमाइस है वो ग्रीन बिल्डिंग कैटेगरी में आती है और नेशनल डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट SDB की बिल्डिंग से कुछ ही दूर है। इस इंस्टीट्यूट में डायमंड से रिलेटेड हर एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इवन जो लैब में डायमंड्स की इंडस्ट्री उसको भी SDB प्रमोट करने वाला है। ये तो मोटा मोटी हो गया SDB का क्या काम है। अब अपन कुछ एंटरप्रेन्योरशिप एंगल्स को भी फटाफट से स्टडी कर लेते हैं। इंडिया में लास्ट ईयर मोस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी में से एक थी डायमंड्स। इंडिया में लास्ट ईयर $26 बिलियन के डायमंड्स इंपोर्ट किए गए थे। अब रुको लास्ट ईयर इंडिया में $26.3 बिलियन के डायमंड एक्सपोर्ट भी किए गए थे। यानी कि हम रॉ और रफ डायमंड बाहर से मंगाते हैं, उन्हें आप पॉलिश करते हैं, उनकी ज्वेलरी बना के आगे बेचते हैं। इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में डायमंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिजाइनिंग, फर्निशिंग, सिक्योरिटी एंड स्टोरेज और कई सारे सेक्टर्स में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। साथ ही साथ इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कई सारी डायमंड माइंस है जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं और इनएफिशिएंटली काम कर रही हैं। इन्हें गवर्नमेंट के साथ मिलकर रिवाइव करना, इनको फुल एफिशिएंसी पे लाना एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर बन सकता है। इनको रिवाइव करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पिछले 9 साल में इंडिया ने सबसे ज्यादा कम डायमंड्स को माइन किया है। इंडिया की माइनिंग ऑफ डायमंड्स डिक्लाइन हो रही है और इसी डिक्लाइन के कारण हमें काफी ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड होना पड़ रहा है। डेटा तो ये भी कहता है कि दुनिया भर के 10 में से 9 डायमंड इंडिया में पॉलिश या मैन्युफैक्चर हुए हैं और इसलिए इस इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थी चैनल पे पहली बिजनेस केस स्टडी। अगर तुम लोगों को बिजनेस केस स्टडीज में इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना और कोई सजेशन भी दे देना। अगर तुम्हारा सजेशन अच्छा लगा तो उस पर वीडियो बना देंगे।